की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी की जो हमारी कंपलसरी क्लास है उसकी एक बुक हमने कंप्लीट कर ली है जिसके अंदर पोइट्रियाँ थी। आज हम स्टार्टिंग की जो पहली इकाई है उसके अंतर्गत जो आपके निबंध लगते हैं, सहस्मरण लगते हैं, वो पढ़ेंगे। तो आज उसका हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, यह जो एक निबंध है इसे एक भाषण पत्र भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे लिखा है। इसको बलिया के अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे वो बलिया के अंदर इन्होंने एक भाषण दिया था। इसी कारण इसको क्या है, बलिया भाषण के नाम से भी जाना जाता है। जो इन्होंने बलिया एक क्षेत्र का नाम है और वहाँ के जो वहाँ पे जो मेला लगा हुआ था उसके अंदर इन्होंने यह भाषण दिया था, इसीलिए इसको बलिया भाषण के नाम से भी जाना जाता है। इस निबंध के अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारतीयों की जो दुर्दशा है उसका कारण बताया है। साथ में ही भारतीयों की जो अकर्मण्यता है अर्थात उनकी जो आलस्य भरी प्रवृत्ति है उसको भी इस निबंध में धिक्कारा है। साथ ही इन्होंने भारतीयों को परिश्रम करने का संदेश भी इस निबंध में दिया है और अंधविश्वासों को त्याग करके हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का भी संदेश इस निबंध में दिया है। यह एक प्रेरक निबंध है। तो आइए आज हम इस निबंध को पढ़ते हैं। आज बड़े ही आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। बलिया भाषण के अंदर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि आज बड़े ही आनंद का विषय है कि छोटा सा ये नगर है बलिया, इसमें आज हम इतने जन समुदाय को इकट्ठा हुए देख रहे हैं और बड़े ही उत्साह के साथ हम एक जगह पर एकत्रित हुए हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। यहाँ अभागे आलसी देश किसको कहा गया है? भारत देश को कहा गया है, क्योंकि यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ की जो जनता है, उस पर तीखा व्यंग भी किया है कि उनकी आलसी मनोवृत्ति है, इस कारण यहाँ जो कुछ हो जाए वही ठीक है। बनारस ऐसे बड़े नगर में जो कुछ नहीं होता तो यह हमें क्यों न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। बनारस जैसी सिटी के अंदर क्या है, ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ करता था, तो वहाँ के इस छोटे सी जगह बलिया में जो ये हो रहा है, भाषण हो रहा है भारतेंदु जी का, तो कह रहा है कि ये बड़े ही प्रशंसा का विषय बन जाएगा। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट किया कि इस देश के भाग से आजकल यहाँ सारा समाज ही ऐसा एकत्र है। मतलब भारत जो देश है इसके भाग्य के बारे में बता रहा है कि इसका भाग्य ही ऐसा है कि यहाँ पर किसी छोटे से मौके को लेकर के सारा समाज जो है वो एकत्रित हो जाता है। जहाँ रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर हों वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जबकि आपको पता ही है उस समय अंग्रेजों का शासन था। जिस देश का और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी में अबुल फजल बीरबल टोडरमल को भी उत्पन्न किया। भारत भूमि पर जो ये महान हस्तियाँ हुई हैं आगे उनके बारे में लेखक कह रहा है। ठीक है, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी, पर बिना इंजन के ये सब नहीं चल सकती। भारतीयों की मनोवृत्ति को ही बताया है कि भारतीय जो हैं रेल के डिब्बों के समान है, जिसे बिना इंजन के नहीं चलाया जा सकता। जैसे रेल की गाड़ी है, उसके डब्बे सारे हैं वो स्वतः नहीं चलते, इंजन उसे चलाता है। तो भारतीयों की जो मनोवृत्ति है वो भी इसी तरह की है, वो भी एक रेल के डिब्बे के समान ही है, जिसे आगे चलाने के लिए कोई ना कोई ज़रूर चाहिए।
इनसे इतना कह दीजिए का चुप साधी रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलाए। अर्थात भारतीयों की जो मनोवृत्ति है उसके बारे में भी बता रहा है कवि, उनकी अकर्मण्यता के बारे में भी बता रहा है कि उनको जागृत करना पड़ता है, उन्हें अपनी शक्ति बल को याद दिलाना पड़ता है। जैसे हनुमान जी अपने शक्ति बल को भूल गए थे, लेकिन उन्हें याद करवाया तो उन्होंने क्या कुछ नहीं कर दिया। तो उसी प्रकार से भारतीयों की भी प्रवृत्ति ऐसी ही है, उनको अपना बल, उनको अपनी सामर्थ्य शक्ति को याद दिलाना पड़ता है। लेकिन ऐसा कार्य कौन करे कि उनको ये सब याद दिलाया जाए। हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाब रईस या हकीम राजे महाराजे को अपनी पूजा भोजन जूठी गप से छुट्टी नहीं है। अर्थात भारतीयों की जो मनोवृत्ति है आगे उसके बारे में बता रहा है कि हिंदुस्तान के जो नवाब हैं, राजे महाराजे हैं, वे स्वयं की ही अपनी ही झूठी प्रशंसा करते रहते हैं, अपने आप को ही पूजनीय बताते रहते हैं। तो ऐसे समय में ऐसे जनता होगी और ऐसा शासक होगा जिनको खुद की ही झूठी गपशप से छुट्टी नहीं है, तो वहाँ पर तरक्की कैसे हो सकती है। हाकिमों को तो कुछ सरकारी काम घेरे रहते हैं, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर अखबार में समय गया, कुछ बचा भी तो उसको क्या गरज है। हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें, बस वही मसल हुई तुम्हें गैरों में कब फुर्सत, हम अपनों में अपने गम से कब खाली। अर्थात भारतीय जो लोग हैं वो किस तरह के हैं कि वो अपने आप में ही मस्त रहते हैं, अपना ही सोचते रहते हैं, किसी और के साथ मिल करके किसी और को कोई और कार्य को आगे कैसे बढ़ाया जा सके इसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। यहाँ पर कालों के साथ मिल करके वे किस तरह से अपना अनमोल समय अच्छा सा बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने यह सोच करके नहीं किया कि मतलब कि कौन इस काम में हाथ डाले। ठीक है, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। अपने आप को इन्होंने इसी तरह से व्यस्त कर लिया है कि हमें समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। तीन मेंढक एक के ऊपर एक बैठे हैं। भारतीयों की जो मनोवृत्ति है वो किस तरह की है वो बता रहा है लेखक कि तीन मेंढक हैं एक के ऊपर एक बैठे हैं। ऊपर वाले ने कहा जोक शोक, बीच वाला बोला गुमसुम, सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान की साधारण प्रजा की जो दशा है किस तरह की है, गए हम, इस तरह की उनकी दशा हो गई, क्योंकि वो सबसे नीचे रह गए हैं, सबसे पिछड़े हुए रह गए हैं। ठीक है, इस कारण पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विधा और नीति फैलावे। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन कौन कहे प्रतिच्छिन्न बढ़े। जब हिंदुस्तान के अंदर आर्य लोग आकर के बसे थे तो राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विधा और नीति को फैलाए, क्योंकि आर्य लोग जो आए थे उन्होंने अनेक प्रकार की नीतियाँ विद्याएं उनमें उनके पास कौशल था। तो उस समय भारत के जो राजा थे, ब्राह्मण थे, उनका ये दायित्व बनता था कि उनकी विधा और नीति को पूरे भारत में फैलाया जा सके, उनका लाभ उठाया जा सके। लेकिन ऐसा कौन करे। पर इन्हीं लोगों को सारे संसार के निकम्मेपन ने घेर रखा था। बोधारण वस्त्र ग्रस्ता प्रभव समरदूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज क्यों नहीं आती कि उस समय में जब इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बाँस की नालियों में जो तारागृह आदि वेद करके उनकी गति लिखी, वह ऐसी ठीक है। कवि कह रहा है, लेखक कह रहा है इसमें कि जो भारतीय लोग हैं इनके निकम्मेपन की तो हद ही हो गई है कि दूसरों के काम में क्यों पड़ा जाए, अपने तक ही सीमित रहें, किसी कार्य को करने में रुचि ही नहीं लेते हैं। तो इन जो महापुरुष हैं उनको देखकर भी ये कुछ नहीं सीख पाते हैं। जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठकर बांस की नालियों में जो तारागृह आदि, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारी मतलब बड़े बुजुर्ग थे या जो भी थे भावी पीढ़ी के
के लोग, उन्होंने कितना कुछ जो तारों के एक रहस्य तक को बता दिया था। अगर वो भी अकर्मण्य होते, वो भी आलसी होते, तो उन तारों के भेदों को, रहस्यों को हम कैसे जान पाते। आगे कवि यही कह रहा है। आगे देखिए इसमें, में जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों का भेद करने में वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विधा की और जगत की उन्नति की कृपा से लाखों पुस्तकें, हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग नीरी चुंगी का कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। अर्थात इतना कुछ भारतीयों को रहस्य पहले से ही ढूंढे हुए मिल गए हैं। अगर उन ग्रहों के गति को, उन ग्रहों के ज्ञान को, विधा को अंग्रेज जो हमारे देश के अंदर छोड़ गए हैं, तैयार पुस्तकें सब कुछ मिल रही है, उनको यंत्र तैयार मिल रहे हैं, फिर भी क्या है, भारतीय जो हैं उनको उनकी इस अमूल्य निधि को जो वो भारत में छोड़ कर गए हैं, उनका लाभ उठाना उन्हें नहीं आया। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि, तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। अर्थात ये सभी देश क्या हैं, सरपट तरक्कियां करते जा रहे हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू ले। अर्थात इनके मन में क्या है कि हर तरक्की को सबसे पहले हम ही हासिल कर लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। जिस समय में ये अब सोच रहे हैं कि सबसे पहले हम सब कुछ प्राप्त कर लें, उस समय भारतीयों की क्या है मनोवृत्ति कि वो खड्डे से मिट्टियाँ खोद रहे हैं। इनको औरों को जानने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़े देखकर भी लाज नहीं आती। भारतीयों के ऊपर तीखा व्यंग करते हुए कवि या लेखक कह रहे हैं कि जो जापानी टट्टू हैं वो भी हाँफ जाते हैं मेहनत करते करते, उनको देखकर भी भारतीयों को लज्जा का अनुभव नहीं होता है। वे बस यही जानते हैं कि औरों को ही जानने दिया जाए हर रहस्य जो है, चाहे वो अंतरिक्ष का है, धरती का है, पाताल का है, जो भी है, भारतीयों को कोई लेना देना नहीं है। कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए आगे न बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आँखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। अर्थात ये देश तो देश की तरक्की के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय क्या है, इनको सिर्फ देख रहे हैं। उनके हाँफते हुए टट्टुओं को देखकर भी उनको लाज नहीं आती है। करोड़ों उपाय कर कर भी हम इनकी मनोवृत्ति को बदल नहीं सकते हैं। तो यह इनकी मूर्खता ही है। कमबख्ती का छाता लेकर के अपनी मूर्खता की पट्टी जो है अपनी आंखों पर बांधे रखते हैं। तो इन पर ईश्वर का ही ये कोप कह सकते हैं कि ईश्वर ही नहीं चाहता है कि ये आगे बढ़े। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे हम कल पढ़ेंगे।